नमस्कार साथियों, एडू एक्सपर्ट इसके सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं ग्राम सभा। ठीक है, इकाई 5 हमारा रहेगा ग्राम सभा। तो इस इकाई में हम जानेंगे कि ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम सभा में कितने सदस्य होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, है ना। ग्राम है तो ग्राम के अंतर्गत किस प्रकार से कार्य, किस प्रकार से जिम्मेदारियां होती है, इन सारे को हम यहाँ से देखते जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें ग्राम सभा या ठीक है, तो ग्राम सभा जो है वो पंचायती राज, ठीक है, जो पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया पंचायती राज व्यवस्था। तो इसकी जो प्रथम या बुनियादी इकाई जो है वो ग्राम सभा या सबसे छोटी इकाई, ठीक है, छोटी इकाई, जो सबसे छोटी इकाई है वो ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा का प्रावधान क्या है, धारा 6 और 7 में है। ठीक है, ऊपर हमने बताया हुआ था ऊपर क्लास में कि जो इसका अनुच्छेद ए व धारा 6-7 में इसका प्रावधान है। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ग्राम सभा से अभिप्राय क्या है, ठीक है, या ग्राम सभा क्या होता है ना। ग्रामीण स्वशासन के न्यूनतम स्तर, ठीक है, न्यूनतम स्तर यानी कि सबसे छोटे स्तर कौन सा है, ग्राम। ठीक है, पर जो लोकतांत्रिक संगठन स्थापित किया गया है वह ग्राम सभा है। ठीक है, लोकतांत्रिक संगठन, ठीक है, जो न्यूनतम स्तर पर जो ग्राम में किया जाता है वही आपका ग्राम सभा हो जाएगा। ठीक है, ग्राम के अंतर्गत जो लोकतांत्रिक, ठीक है, या जनता द्वारा चुनकर, ठीक है, लोकतांत्रिक या जनता द्वारा चुनकर जो संगठन बनती है वह ग्राम सभा है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में शामिल गांव से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के समूह को ग्राम सभा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। तो इस जो ग्राम पंचायत क्षेत्र है, ठीक है, ग्राम पंचायत क्षेत्र या गांव से संबंधित, ठीक है, गांव है तो गांव से संबंधित जो है क्या, निर्वाचक क्षेत्र होगा। ठीक है, निर्वाचक क्षेत्र है तो निर्वाचक क्षेत्र में क्या नामावली होंगे, यानी कौन कौन से लोग मतदाता है, ठीक है, या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति हो। ठीक है, रजिस्ट्रीकृत यानी कि नामावली होगा या रजिस्टर होंगे उस ग्राम के अंदर के गांव का निवासी है ना। तो इसकी आयु इस प्रकार है, तो ये वोट डालने के लिए एलिजिबल है ना। तो ये क्या, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के समूह को ग्राम सभा कहा जाता है। तो जितने भी लोग जो नामावली, निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होंगे व्यक्तियों के समूह को ग्राम सभा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। इसकी और अलग अलग परिभाषा है। किसी ग्राम पंचायत के भीतर जाने वाले गांव के सभी मतदाताओं से मिलकर, ठीक है, गांव के सभी मतदाताओं से मिलकर जो सभा बनती है उसे ग्राम सभा कहा जाता है। यानी कि कोई गांव है, गांव में जितने भी मतदाता है ना, उन मतदाताओं से मिलकर जो सभा बनती है ना, वो आपका ग्राम सभा हो जाएगा। फिर उसकी और अलग अलग परिभाषा देते हैं। ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर संविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय ग्राम सभा कहलाता है। ठीक है, तो यही है कि जिसका निर्वाचन में नाम है या रजिस्ट्रीकृत है या पंजीकृत है ना, वो सारे क्या है, उनकी जो सभा बनती है उनके माध्यम से जो सभा बनती है वो आपका ग्राम सभा कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक एक परिभाषा हो जाएगा। ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर संविष्ट किसी वन ग्राम एवं राजस्व ग्राम, ठीक है, राजस्व ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावलियों, ठीक है, मेन आपका वही है कि निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय जो है वो ग्राम सभा कहलाता है। तो मेन वही है कि निर्वाचक नामावली में जितने लोग पंजीकृत होंगे और उन पंजीकृत लोगों में से मिलकर एक सभा बनाया जाएगा, वही हमारा ग्राम सभा हो जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत के अधीन प्रत्येक ग्राम, ठीक है, इससे कोई ग्राम पंचायत है, ठीक है, तो कैसे एक गांव है मान चले, ठीक है, उसके बाद कोई और छोटा गांव है, वहां पर पंचायत नहीं है, तो जो बड़ा गांव है ना, वो उस ग्राम को अपने आश्रय में ले लेता है, तो वो जो छोटा वाला गांव है वो आश्रित ग्राम, ठीक है, आश्रित ग्राम कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक पंचायत के अधीन प्रत्येक ग्राम, एक ग्राम हो गया, ग्राम के अंतर्गत जो आश्रित ग्राम है ना, तो आश्रित ग्राम में भी ग्राम सभा होगी। ठीक है, ग्राम पंचायत में तो होगी ही होगी, उसके अलावा अगर वह किसी और गांव को गोद लिए हुए हैं या वो गांव उसी पंचायत के अंतर्गत आता है तो वहां भी ग्राम सभा होगा। ठीक है, एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकता है। जैसे आप कोई ग्राम पंचायत है, अब मान लीजिए उसने किसी ग्राम पंचायत को गोद लिया हो या वो उसी के अंतर्गत आता हो, तो यहाँ से वही है कि एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं, यानी कि एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में यह व्यवस्था की गई है कि किसी एक गाँव में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है। यहाँ पर कहने का मतलब वही है, उसी को आपको यहाँ पर और एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, प्रावधान की अगर हम बात करें तो 73वें संविधान संशोधन के तहत है ना, अनुच्छेद 243(1) का, ठीक है, में क्या है, ग्राम पंचायत का प्रावधान है। ठीक है, और पंचायती राज अधिनियम की धारा 6-7 में वर्णित है। ठीक है, ऊपर बता दिया था कि 73वें संविधान संशोधन में जो पंचायती राज बना है उसके 243(a) में इसका पंचायत का उल्लेख है, और धारा पंचायती राज अधिनियम की धारा 6-7 में इसका वर्णित है। ठीक है,
अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का गठन धारा 229, ठीक है, धारा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए याद रखेंगे 229 क ख में वर्णित है। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है कि पंचायती राज संशोधन का अनुच्छेद 243 में, ठीक है, और अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनके लिए जो है वो 129, ठीक है, धारा 129 क ख ग में इसका प्रावधान है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि अधिसूचना कौन जारी करता है? हो सकता है राज्यपाल दे दे, है ना, या तो हो सकता है मुख्यमंत्री दे दे, या प्रधानमंत्री दे, या राष्ट्रपति दे, या हो सकता है उसे जिला स्तर पर किसी अधिकारी का नाम दे दिया जाए। तो ध्यान रखिए किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना राज्यपाल द्वारा जारी करता है। ठीक है, जैसे कोई राज्य है मान के चलिए, तो राज्य में कौन किसका खंड है? खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन। ठीक है, जो खंड हो जाएंगे या जो जिला पंचायत है ना, जो सीमा होती है, कितनी सीमा है इस पंचायत की, कितनी सीमा है, तो ये कौन जारी करता है? राज्यपाल जारी करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जाम में और पूछा जा सकता है कि खंड और जिला पंचायत की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता? हो सकता है आपको राज्यपाल दे दे, कलेक्टर दे दे, है ना, या आपको सीधा मुख्यमंत्री दे दे, है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि ये राज्यपाल जो है जारी करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि जो ग्राम सभा है, ठीक है, इसमें सदस्य कौन हो सकते हैं? ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं सामान्यतः ग्राम पंचायत मतदाता सूची में नामित व्यक्ति शामिल होंगे। ठीक है, ग्राम सभा है तो ग्राम सभा में कौन कौन शामिल होंगे? उस गांव के निर्वाचक या मतदाता सूची में जिनका नाम होगा वही उनके सदस्य होंगे, और उन्हीं में से ही जो ग्राम सभा के सदस्य का चुनाव होगा, या उन्हीं में से सदस्य बनेंगे। ठीक है, ग्राम में रहने वाला व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अर्हता या योग्यता रखता है। अब यहाँ पर देखिए कि ग्राम सभा का सदस्य कौन बन सकता है? तो जो विधानसभा निर्वाचन, ठीक है, जिसका नाम विधानसभा या जो विधानसभा के लिए अपना मतदान कर सकता है, वो ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए पात्रता या अर्हता या योग्यता रखता है। ठीक है, यहाँ तक कार्य क्या रहेगा? योजना का अनुमोदन, मॉनिटरिंग होगा और नियंत्रण होगा। ठीक है, तो जो सदस्य होंगे उनका मुख्य कार्य होगा योजना का अनुमोदन कराना, मॉनिटरिंग करना, देखरेख करना और नियंत्रण करना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं मतदाता सूची तैयार करना। ठीक है, जैसे मतदान होना है तो मतदान के लिए कौन कौन से लोग पात्र होंगे, किस प्रकार के से मतदान कार्य होगा, कैसे कैसे रणनीति होगी, है ना, किस प्रकार से नामांकन के लिए फॉर्म देना है ना, तो ये सारा जो मतदान सूची तैयार करना, तो मतदान सूची किस प्रकार से किया जाता है और कौन कौन सी धारा के तहत, है ना, ये कार्य किया जाता है। ठीक है, तो धारा 3 है ग्राम के संबंध में अधिसूचना। ठीक है, धारा 3 जो है ग्राम के संबंध में अधिसूचना, ग्राम की मतदाता सूची। ठीक है, 4 से याद रखें मतदाता, मतदाता में 4 शब्द है, तो धारा 4 यहाँ से आप याद रख लेंगे। ठीक है, धारा 4 है मतदाता सूची, यानी कि मतदाता जो है शब्द, इसमें 4 शब्द हैं, इसलिए धारा 4 को आप यहाँ से जोड़ के याद रख लेंगे। ठीक है, धारा 3 में क्या है? ग्राम के संबंध में अधिसूचना। धारा 4 सब याद रखेंगे, 4 शब्द का है, तो 4 शब्द का क्या आता है? मतदाता आता है। ठीक है, तो मतदाता सूची है ना, तो प्रत्येक ग्राम के लिए एक मतदाता सूची तैयार होगी या मतदाता सूची होगी, यानी कि एक गांव के अंतर्गत कितने लोग मतदान करेंगे इनकी सूची उसमें होता है ना। अब यहाँ पर देखेंगे धारा 5, ठीक है, मतदाताओं का पंजीकरण। ठीक है, तो 5 से आप पंजीकरण याद रख लेंगे, धारा 5 है, 5 से ही आप पंजीकरण याद रख लेंगे। ठीक है, 5 है यहाँ पर, धारा 5 है, 5 से ही पंजीकरण, चाहे तो आप शब्दों को याद रख सकते हैं या प से जोड़ के 5 से प याद रख लेंगे और पंजीकरण से भी प याद रख लेंगे। ठीक है, तो धारा 4 अब बताया था मतदाता 4 शब्द है, तो 4 यहाँ पर याद रखेंगे, धारा 4। धारा 5 मैंने बताया कि पंजीकरण या प से 5, प से भी पंजीकरण। ठीक है, इसको यहाँ से जोड़ लेंगे, ग्राम के मतदाताओं का पंजीकरण। अब यहाँ पर देखेंगे कि मतदाताओं का पंजीकरण किस प्रकार से होगा, है ना, तो यहाँ प्रत्येक गांव की एक मतदाता सूची होगी। कोई भी व्यक्ति जो ग्राम का मामूली तौर पर निवासी है उस गांव की मतदाता में रजिस्टर किए जाने के हकदार होगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर उस गांव में निवास रहता है ना, जिसका उस गांव से मतलब उस गांव के लिए मूल निवासी है, ठीक है, या उस गांव का निवासी है, वो मतदाता सूची के लिए अपना नाम पंजीकृत करा सकता है या रजिस्ट्रीकृत करा सकता है। ठीक है, या कराने का हकदार होगा। प्रत्येक ग्राम के ऐसे व्यक्ति जो उस ग्राम से संबंधित विधानसभा निर्वाचक, ठीक है, विधानसभा निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए पात्रता रखता हो, या जो विधानसभा में मतदान करने के लिए अपना योग्यता रखता हो, यहाँ तक हो जाएगा, रजिस्टर करा सकता है।
अब यहाँ पर देखें कि जिसका नाम उस ग्राम से संबंधित विधानसभा निर्वाचक नामावली में दर्ज हो, परंतु किसी व्यक्ति का नाम अन्य स्थानीय प्राधिकारी से, ठीक है, अन्य किसी स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत है, वह ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत कराने का हकदार नहीं होगा। अन्य स्थानीय, ठीक है, अन्य स्थान है, मान के चलिए किसी अन्य स्थान से अगर वह जुड़ा हुआ है या अन्य किसी स्थान पर उन्होंने बना लिया है ना, तो वो क्या है, इसके लिए हकदार नहीं होगा। कोई व्यक्ति एक से अधिक ग्राम की मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत कराने का हकदार नहीं होगा, यानी कि आप एक ही गांव में पंजीकृत करा सकते हैं और केवल चाहे लोकसभा विधानसभा हो, आप केवल एक टाइम पर एक ही मतदान कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ने ऐसा नहीं कि इस क्षेत्र में जाके मतदान कर दिया, फिर दूसरे गांव में भी जाके मतदान कर दिया, तीसरे गांव में भी जाके मतदान कर दिया, ऐसा नहीं। आप जिस ग्राम के होंगे, जिस ग्राम में पंजीकृत होंगे, है ना, वहां आप अपना मतदान करेंगे, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति विधानसभा निर्वाचक नामावली पंजीकृत किए जाने के लिए अपात्र होने पर भी किसी ग्राम की मतदाता सूची पंजीकृत किए जाने के लिए अयोग्य, या यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति विधानसभा निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अपात्र होने पर, ठीक है, अपात्र होने पर किसी ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत किए जाने के लिए अपात्र होगा, यानी कि सीधा सीधा जब विधानसभा में पहले अगर नाम आपका आ जाता है, ठीक है, विधानसभा निर्वाचन में अगर आपका नाम आता है, उसके बाद ही आपका जो ग्राम सभा है या आपका जो ग्राम में आपको पंजीकृत किया जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए विधानसभा के लिए एलिजिबल नहीं है या अपात्र है या अयोग्य है, तो आपका जो नॉर्मल जो पंजीकृत है, जो ग्राम सभा के लिए होना है, मतदाता सूची तैयार है ना, उसमें आप अपात्र हो जाएंगे, ठीक है। कार्यकाल की देखिए, यह एक स्थायी व्यवस्था है जो कि कभी भी भंग नहीं हो सकती, ठीक है। जो पंजीकृत कराएंगे तो वो स्थायी तौर पर चलेगा। और ये जो कार्यकाल लिखा हुआ है ना, तो जो ग्राम सभा का निर्माण है, ठीक है, ग्राम सभा एक स्थायी व्यवस्था है जो कभी भंग नहीं हो सकती, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे सम्मेलन, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये सम्मेलन नहीं है, सम्मेलन है, ठीक है। सम्मेलन की तिथि, स्थान और समय का निर्धारण, ठीक है। जो सम्मेलन है ये सम्मेलन ना होकर सम्मेलन है, ठीक है। ये सम्मेलन के लिए तिथि, स्थान, है ना, और समय का निर्धारण कौन करेगा? ग्राम सभा के सम्मेलन की तारीख, स्थान एवं समय का निर्धारण करने का अधिकार सरपंच का होगा, ठीक है। कब बैठक करना है या कब सम्मेलन करना है या कब या कितने समय या किस स्थान पर करना है, इसका अधिकार सरपंच का होगा। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करेंगे, ठीक है। सरपंच की उपस्थिति में उप सरपंच करेंगे। और अगर मान कर चलिए, ठीक है, सरपंच और उप सरपंच दोनों अगर अनुपस्थित हैं तो उनकी उपस्थिति में, ठीक है, ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा किया जाएगा, जो ग्राम पंचायत का सचिव किया जाएगा। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होगी, ठीक है। ग्राम सभा की जो बैठक है वो उसी ग्राम में होगी। ऐसा नहीं है कि गांव का बैठक है या जो बैठक है वो गांव में ना करा के कहीं बाहर करा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि ग्राम में ही होगा। जो ग्रामीण बैठक है या जो सम्मेलन है वो ग्राम में ही होगा। जबकि प्रातः ये प्रायः पंचायत, ठीक है, जबकि प्रायः पंचायत की बैठकें केवल ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही, ठीक है, मुख्यालय पर ही होती है। यानी कि जो ग्राम पंचायत का जो मुख्यालय होता है ना, या जो गांव का ग्राम पंचायत होता है, वहीं पर इसका मुख्य रूप से बैठक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो सम्मेलन होता है, ठीक है, तो सम्मेलन है तो सम्मेलन के पहले या बैठक के पहले जो सूचना है, ठीक है, सूचना देने का कौन कौन सा तरीका होता है? सामान्य तरीका एक देखिए, ठीक है, सामान्य तरीका ग्राम सभा के बैठक की सूचना में जिसमें तारीख, समय और तथा स्थान तथा व्यवहार किए जाने वाला कामकाज का उल्लेख करते हुए सम्मेलन की तारीख से कम 7 दिन पूर्व, ठीक है। यानी कि अगर कोई सम्मेलन करना है या बैठक करना है, सामान्य बैठक की बात हो रही है ना, जैसे अगर मान के चलिए आने वाला कुछ त्योहार है या गांव के विकास के लिए कुछ कार्य कराना है, तो ये सामान्य बैठक अगर मान के चलिए कराना, जिसकी तिथि अभी आगे है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या 1 हफ्ता पूर्व समय बता दिया जाएगा कि इस समय पर इस स्थान पर यहाँ बैठक होगी, ठीक है। तो कितने दिन पहले? 7 दिन पर, ठीक है। और विशेष बैठक, ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं विशेष बैठक। तो विशेष बैठक क्या होगा? ग्राम सभा की आकस्मिक, ठीक है, आकस्मिक या आपात बैठक के लिए 3 दिन पूर्व, ठीक है। अगर कोई मान के चलिए कोई अचानक से काम आ गया है, ठीक है, जैसे ग्राम सभा से रिलेटेड, तो आपातकाल आपको बैठना है तो वो 3 दिन पूर्व उसकी सूचना देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाना या आहूत करना, ठीक है, बुलाने का अधिकार सरपंच का होगा। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच होगा। और अगर मान के चलिए सरपंच और उप सरपंच दोनों अनुपस्थित हैं तो ग्राम पंचायत के जो सचिव होंगे उनके द्वारा यह बुलाया जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर हम देखेंगे जो सम्मेलन हो रहा है, ठीक है, तो सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले अध्यक्षता करेंगे सरपंच, ठीक है। अगर मान के चलिए सरपंच वो उपस्थित ना हो, सरपंच अनुपस्थित हो, मान के चलिए, ठीक है, सरपंच जो है अनुपस्थित हो तो उनके तो उप सरपंच द्वारा अध्यक्षता किया जाएगा, ठीक है। सरपंच अगर उपस्थित नहीं है तो उप सरपंच जो है अध्यक्षता करेंगे। और अगर मान के चलिए अगर दोनों अनुपस्थित है, ठीक है, अगर मान के चलिए दोनों सरपंच और उप सरपंच दोनों अनुपस्थित है तो सदस्य, यदि सरपंच और उप सरपंच दोनों बैठक में अनुपस्थित हो तो ग्राम सभा के सदस्यों या आम जनता द्वारा अपने बीच से, ठीक है, अपने बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि सचिव को नहीं बनाया जाएगा, सचिव जो है वो प्रशासनिक सेवक है, ठीक है, तो प्रशासनिक सेवक को राजनीतिक पद पर या राजनीतिक पद के लिए उनको नहीं चुना जा सकता, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे सरपंच और उप सरपंच दोनों अगर उपस्थित हो तो ग्राम सभा या आम जनता जो है वो अपने बीच में ही किसी एक का अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा और वो उस सम्मेलन या बैठक की अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम पॉइंट देखते हैं कि जो सम्मेलन है, ठीक है, सम्मेलन की अध्यक्षता कौन नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबसे पहले ने बता दिया कि जो सरपंच, सबसे पहले सरपंच करेंगे, अगर सरपंच उपस्थित ना हो तो उप सरपंच करेंगे अध्यक्षता। और अगर मान के चलिए सरपंच और उप सरपंच दोनों अनुपस्थित हैं तो ग्राम जो सभा बैठा है जनता, ठीक है, जो आम जनता है वो आम जनता अपने में से ही किसी एक को चुनकर, अध्यक्ष चुनकर जो सम्मेलन कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सम्मेलन है, ठीक है, जो सम्मेलन हो रहा है उसकी अध्यक्षता कौन कौन नहीं कर सकता और क्यों क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे जो सचिव होता है, ठीक है, सचिव अध्यक्षता नहीं कर सकता और दूसरा जो है वो पंच अध्यक्षता नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो है, ठीक है, ये प्रशासनिक पद पर है इस कारण से ये नहीं कर सकते। और पंच क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये किसी वार्ड का प्रमुख है, ये एक वार्ड का प्रमुख है, इस कारण से ये पूरे सभा का अध्यक्षता नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सरपंच, उप सरपंच या जनता में से ही कोई अध्यक्ष पद के लिए चुन लिया जाता है, वही अध्यक्षता करते हैं। सचिव और पंच को नहीं चुना जा सकता या अध्यक्षता नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ग्राम सभा का अध्यक्ष हमेशा, ठीक है, जैसे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये तो नॉर्मल सब के लिए है, ठीक है, लेकिन जो जनजाति, अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है उनके जो अध्यक्ष है, ठीक है, ग्राम सभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। जो ग्राम सभा होगा, ग्राम सभा के सदस्यों में चुने जाते हैं जो अनुसूचित जाति वर्ग से ही आता होगा। अब यहाँ पर देखें कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए बात हो रहा है ना, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में बात हो रहा है, तो यहाँ पर जो अध्यक्ष होगा वो अनुसूचित जनजाति से ही बिलोंग करेगा, अनुसूचित जनजाति वर्ग से ही होगा, किंतु वह कोई पंचायत पदाधिकारी, सरपंच, उप सरपंच, पंच नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ग्राम सभा के सदस्यों में से ही चुना जाएगा, लेकिन वो अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित वर्ग से ही होगा, अनुसूचित जनजाति वर्ग से ही होगा। लेकिन ध्यान ये रहे कि वो सरपंच नहीं होना चाहिए, उप सरपंच नहीं होना चाहिए और ना ही पंच होना चाहिए, ठीक है, तीनों नहीं होना चाहिए। या यहाँ पर देखें ग्राम सभा का सदस्य जो तत्समय उपस्थित रहे, या तत्समय यानी कि जो उस समय उपस्थित रहे, और कौन होना चाहिए, ग्राम सभा का सदस्य होना चाहिए, और वह तत्कालीन समय पर अगर उपस्थित है, ठीक है, तो उसी को ही अध्यक्ष बना दिया जाएगा या उन्हीं में से ही किसी को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। या एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य का पंच ना हो, ठीक है, पंच नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा ऐसा एक सदस्य हो जो ग्राम पंचायत का पंच ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते जाते हैं ग्राम सभा में उत्तरदायित्व, या संक्षेप में देखते हैं इसको, ठीक है। ग्राम सभा में उत्तरदायित्व, ग्राम सभा जो होता है उसके लिए कौन कौन से उत्तरदायित्व होते हैं, कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती है ना, और किस प्रकार से कार्य किनको किनको करने की जो शक्ति होती है, योग्यता क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स को हम यहाँ से देखते जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहां से हम नेक्स्ट चालू करते हैं ग्राम सभा में उत्तरदायित्व, ठीक है। ग्राम सभा, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सम्मेलन, ठीक है। तो सम्मेलन कौन कौन बुला सकता है या अध्यक्ष कौन कौन, अध्यक्षता कौन कौन कर सकते हैं, ये हम यहाँ से देखते जाते हैं, ठीक है। तो सम्मेलन बुलाने का सबसे पहले अधिकार क्या होगा, सरपंच का होगा, ठीक है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच की, ठीक है, उप सरपंच हो जाएगा,
फिर लास्ट है ये ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम सभा अपने में से ही किसी एक सदस्य को चुनकर अध्यक्षता कराएंगे, ठीक है। गण पूर्ति अगर हम बात करें तो सरपंच प्लस पंच, ठीक है, सरपंच प्लस पंच यहाँ हो जाएगा। अध्यक्षता की अगर हम बात करें, यहाँ पर सम्मेलन बुलाने की बात हो रहा था, यहाँ पर अध्यक्षता करने की बात हो रहा है, ठीक है। तो सरपंच पहले अध्यक्षता करेंगे, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करेंगे, ठीक है। उप सरपंच करेंगे ग्राम सभा के सदस्यों में से एक कोई, ठीक है। अगर मान लीजिए सरपंच भी नहीं है और उप सरपंच भी नहीं है, ठीक है, तो ग्राम सभा के सदस्यों में से कोई एक करेगा, लेकिन वो सचिव और पंच नहीं हो सकता, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि वो सचिव और पंच नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ डेट दिए हुए हैं ना, जो जिस डेट में मीटिंग या सम्मेलन होना रहता है, तो ये डेट आप थोड़ा सा रीड कर लेंगे एक बार, है ना। जैसे 23 जनवरी है, 26 जनवरी से आप इसको जोड़ के याद रख लेंगे, ठीक है। 26 जनवरी से आप इसको जोड़ के रख लेंगे, ठीक है। 26 जनवरी के जस्ट 3 दिन पहले ये 15 अगस्त से जोड़ के याद रख लेंगे, ठीक है। 15 अगस्त के 5 दिन बाद और 2 अक्टूबर आप यहाँ से गांधी जयंती से जोड़ के याद रख लेंगे, ठीक है। ये सारा जो 3-4 डेट है वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। 23 जनवरी को आप 26 जनवरी से जोड़ के याद रख लेंगे कि 26 जनवरी जैसा होना होता है उसका 3 दिन पहले बैठक कर लेते हैं। अब अगस्त की बात करें तो 15 अगस्त मनाने के बाद करते हैं, ठीक है। 15 अगस्त मनाने के बाद याद रख लेंगे। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है तो उस दिन को हम याद रख लेंगे। तो 3 डेट हमारा आसानी से याद हो जाएगा। एक डेट याद रख लेंगे 14 अप्रैल, ठीक है। 14 अप्रैल जो है वो पंचायती राज, ठीक है। इसको आप याद 14 अप्रैल को आप यहां से जोड़ के याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर भी वही पॉइंट लिखा हुआ है कि ग्राम सभा की अध्यक्षता सचिव और पंच नहीं कर सकते, ठीक है। उपरोक्त 6 ग्राम सम्मेलन के अलावा निम्न प्रक्रिया द्वारा सभा की सम्मेलन बुलाई जा सकती है, ठीक है। जो 6 ग्राम सभा होना है, ऊपर यहाँ पर डेट लिखा हुआ 4 डेट और 2 माह, जून माह में सुझाई गई तिथि के, नवंबर माह में सुझाई गई तिथि के, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 6 डेट याद रखेंगे। तो 6 बैठक होना ही है, उसके अलावा है ना, उसके अलावा और बैठकें बुलाई जा सकती है या सम्मेलन बुलाया जा सकता है। तो वो किस प्रकार से बुलाया जाएगा इसको यहाँ से देखते हैं, ठीक है। ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 1/3, ठीक है, जितने भी सदस्य हैं उसके 1/3 द्वारा लिखित रूप में अनुरोध करें तो 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन कराना आवश्यक है, ठीक है। अगर मान के चलिए कोई ग्राम सभा है, ठीक है, कोई ग्राम सभा है, ग्राम सभा में अगर मान के चलिए 15 सदस्य है मान के चलिए, ठीक है। तो 15 सदस्य का 1/3, ठीक है। यहां से हम देखेंगे तो 3 एकम 3 पंच, ठीक है। तो 5 सदस्य, ठीक है, 5 सदस्य अगर लिखित में दे, कैसा दे, लिखित दें, 5 सदस्य जो है लिखित रूप से अनुरोध करे तो 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन कराना आवश्यक है, ठीक है। 1/3 यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ पर जितने भी सदस्य रहेंगे उसका 1/3% होना चाहिए। नेक्स्ट है जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा, किनके द्वारा, जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता किए जाने पर 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन कराना आवश्यक है। अब अगर मान के चलिए जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता किए जाने पर, ठीक है, अध्यपेक्षा किए जाने पर 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन कराना आवश्यक है। अगर जनपद पंचायत अध्यक्ष अगर चाह रहा है कि यहाँ पर जो ग्राम सभा का बैठक होना चाहिए तो वो कितना दिन के भीतर होना चाहिए, 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन कराना आवश्यक है, ठीक है। तो यह एक पॉइंट हो जाएगा। सेम उसी प्रकार जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भी होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे जिला पंचायत अध्यपेक्षा किए जाने पर 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन कराना आवश्यक है, ठीक है। लास्ट हम देख लेते हैं जिला कलेक्टर। अगर जिला कलेक्टर चाहता है कि ग्राम सभा का बैठक हो तो 30 दिन के भीतर, इसमें भी आपका 30 दिन के भीतर जो है ग्राम सभा का सम्मेलन कराना आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ से 4 पॉइंट हो जाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर 6 पॉइंट देखा। 6 पॉइंट में हमने देखा कि जो डेट है, जैसे 6 डेट है तो 23 जनवरी को हमने 26 जनवरी से जोड़ के याद रख लिया। 14 अप्रैल को हमने याद रख लिया है ना, 14 अप्रैल को 24 अप्रैल से जोड़ के याद रख लिया, ठीक है। 14 अप्रैल को हमने 24 अप्रैल से जोड़ के याद रख लिया। और जो 20 अगस्त है उसको हमने 15 अगस्त से जोड़ के याद रख लिया। 2 अक्टूबर गांधी जयंती को हमने जोड़ के याद रख लिया। उसके बाद जून माह और नवंबर माह में सुझाई गई तिथि को, ठीक है, जून में भी होना है और नवंबर में होना है, लेकिन जो तिथि सुझाई गई है, जो तिथि है आप करना चाहते निर्धारण, उसके अनुसार कर सकते हैं,
ठीक है। और ग्राम सभा है तो ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन कौन नहीं कर सकता, आपका सचिव पंच नहीं कर सकता, ठीक है। सरपंच करेगा, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करेगा, और दोनों के अनुपस्थिति में जो ग्राम सभा के सदस्य होंगे वो अपने में से ही किसी को चुनकर करेंगे, ठीक है। और हमने अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए देखा कि उसमें अध्यक्षता कौन करेगा, जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति वर्ग से आता हो वही अध्यक्षता करेगा, लेकिन वो सरपंच या पंच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक हो जाए। उसके बाद हम देखेंगे 6 जो तिथि, ठीक है, 6 ग्राम सम्मेलन के अलावा, ऊपर जो हमने बताया 6 सम्मेलन, उसके अलावा किन किन शर्तों पर ये ग्राम सभा का बैठक या ग्राम सभा हो सकता है। तो 1/3, जैसे ग्राम कोई सभा है, उस सभा के जितने भी सदस्य हैं, है ना, सपोज 30 सदस्य हैं तो 30 सदस्य का 1/3 10 सदस्य, ठीक है। 10 सदस्य अगर लिखित में दे कि ग्राम सभा का बैठक होना चाहिए या सम्मेलन होना चाहिए तो 30 दिन के भीतर होना। दूसरा कि अगर जनपद पंचायत अध्यक्ष चाहे तब हो सकता है 30 दिन के भीतर, जिला पंचायत अध्यक्ष कराना चाहे तो 30 दिन के भीतर भी करना होगा, और जिला कलेक्टर कराना चाहे तो भी 30 दिन के भीतर होगा, ठीक है। परीक्षार्थीगण ध्यान रखिए, ग्राम सभा में सम्मेलन होता है न कि सम्मेलन, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऊपर सम्मेलन शब्द का ही प्रयोग किया तो वो सम्मेलन ही है, सम्मेलन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है गणपूर्ति, ठीक है। गणपूर्ति या जितने सदस्यों की आवश्यकता है अगर वो नहीं हो पाता तो स्थगन किस प्रकार से किया जाता है और कौन करता है, ठीक है। गणपूर्ति न होने पर स्थगन, ठीक है। यदि बैठक में कोरम पूर्ति नहीं होती, ठीक है, कोरम पूर्ति अगर नहीं होती, मान के चलिए 1/3 की अगर हम बात करें, सपोज 30 अगर टोटल सदस्य हैं, ठीक है, उनमें से 1/3 अगर हम बात करें तो 10 हो जाएगा, लेकिन ये 10 ना होकर, है ना, केवल 5 लोग हैं, ठीक है, तो ये कोरम पूर्ति नहीं हो पाई या गण की पूर्ति नहीं हो पाई या कोरम पूर्ति नहीं हो पाई, ठीक है। तो अध्यक्ष द्वारा बैठक स्थगित किया जाता है एवं आगामी बैठक के लिए निर्धारित किया जाता है। तो अध्यक्ष स्थगित कौन करेगा, स्थगन करने का काम अध्यक्ष करेगा, और आगामी बैठक के लिए निर्धारित किया जा सकता है तिथि, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर वो गणपूर्ति अगर पूरा नहीं हो पाता तो अध्यक्ष के द्वारा जो है वो बैठक स्थगित कर दी जाती है और आगामी बैठक की तिथि वो तैयार कर ली जाती है या निर्धारित कर ली जाती है, ठीक है। स्थगन के बाद की बैठक या सम्मेलन में कोरम पूर्ति आवश्यक नहीं है, परंतु इस बैठक में किसी नए विषय पर चर्चा नहीं हो सकती, ठीक है। यानी कि अगर बैठक हो भी रहा है, अगर गणपूर्ति नहीं हुआ है तो चाहे बैठक को स्थगित कर सकते हैं, लेकिन अगर बैठक करना चाहें तो कर सकते हैं, सामान्य विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, है ना, लेकिन नए विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती। क्योंकि नए विषय पर इसलिए चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि जितने लोग होना चाहिए, है ना, उतने लोग उपस्थित नहीं है, तो गणपूर्ति नहीं होने के कारण ये नई चीजों पर जो है चर्चा नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके अलावा हम देखें, ये तो हो जाएगा नई चीजों पर चर्चा नहीं कर सकते, उसके अलावा 5-6 और चीजें हैं ना जिन पर चर्चा नहीं की जा सकती, यानी कि जैसे वार्षिक कार्य योजना, ठीक है, अगर आपका गणपूर्ति अगर है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है जितने लोग होने चाहिए नियमावली के अनुसार, तो आप वार्षिक कार्य योजना पर चर्चा नहीं कर सकते। मान के चलिए अगर सपोज 30 सदस्य है, ठीक है, 30 सदस्य में अगर आपके पक्ष में, ठीक है, या आपसे जिनका अच्छे संबंध है, मान के चलिए अगर 4 से 5 लोगों के साथ आपका अच्छे से संबंध है जो आपके हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं, ठीक है, तो ऐसे में क्या है, गणपूर्ति कितना चाहिए 10, लेकिन हो रहे हैं कितना 5, और बाकी लोग उपस्थित नहीं हैं, ठीक है, या कुछ आप इलीगल काम पास करवाना चाह रहे हैं या अपनी गलतियों को छुपाना चाह रहे हैं, तो 5 लोग जो आपके पक्ष में है वो आप 5 लोग बैठ कर नहीं कर सकते, ठीक है।
तो यहाँ पर कम से कम जो गण पूर्ति है जो 1/3 है वो उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, तो वार्षिक कार्य योजना यहाँ से हो जाएगा। हितग्राहियों का चयन, ठीक है, अगर सपोज आप 5 हैं, ठीक है, तो आपने आपके टीम में जितने भी लोग हैं या आपके जितने भी कार्यकर्ता हैं या आपसे जिनसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, तो आप 5 लोग मिलकर ही उनको क्या है हितग्राही नहीं बना सकते। ठीक है, एक जो गण पूर्ति होता है तो गण पूर्ति के अनुसार से ही जो हितग्राहियों का चयन होगा। वार्षिक बजट हो जाएगा, लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक लेखा ये भी आ जाएगा। प्रशासनिक रिपोर्ट, ठीक है, कोई प्रशासनिक रिपोर्ट नहीं बना सकते आप। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके याद रहेंगे। यहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, गण पूर्ति न होने पर, है ना, किन किन विषयों पर चर्चा नहीं किया जा सकता या किन किन विषयों पर जो है वो निर्णय नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो ये विषय आप याद रखेंगे या ये जो है किस प्रकार से है इनको आप याद रखेंगे कि इन विषयों पर चर्चा नहीं किया जा सकता या नए नियम या नए चीजों पर बातें नहीं किया जा सकता। ठीक है, ग्राम सभा की साधारण बैठक में ग्राम पंचायत का बैठक पारित किया जाता है। ठीक है, जो ग्राम सभा की जो साधारण बैठक होता है उसमें जो है वो ग्राम सभा की वार्षिक जो बजट होती है या जो सालाना बजट होता है वो आपका यहाँ से पारित किया जाता है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक ही हम इस क्लास को रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ग्राम सभा की शक्तियां और कृत्य। ठीक है, यानी कि ग्राम सभा जो होती है, ग्राम सभा के हमने पहले परिभाषाएं देख ली किस प्रकार से होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ग्राम सभा की शक्ति, ठीक है, ग्राम सभा की जो शक्ति होती है वो किस प्रकार से होती है और इसके कौन कौन से कार्य होते हैं जो इनको कराना होता है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नए टॉपिक के साथ।